ओके मैम। तो मैं आज दिल्ली सल्तनत का नेचर और कैरेक्टर यानी कि क्या राज्य का स्वरूप था वो डिस्कस करूंगी, जिसमें मैंने पहली चीज कही कि मतलब क्या ये थियोक्रेटिक काइंड ऑफ स्टेट थी। ये हमको इसलिए डिस्कस करना पड़ेगा, थियोक्रेसी यानी धर्मतांत्रिक राज्य कि मतलब अगर ये थियोक्रेसी थी तो इसमें जो शरीयत है, जो इस्लामिक लॉ है, वो नाफिज हुआ था या वो लागू हुआ था, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसके अपने जो कायदे कानून थे वो फॉलो किए जाते थे। तो एक थियोक्रेटिक काइंड ऑफ स्टेट में जो रूलिंग अथॉरिटी होती है उसमें जो है उलेमा का, स्पेशली जैसे अगर इस्लामिक स्टेट है तो उसमें उलेमा का इन्फ्लुएंस होगा। तो वो हम देखेंगे कि क्या दिल्ली सल्तनत के समय भी उलेमा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि रूलर्स वर गवर्न्ड बाय देयर व्यूज और नॉट, और या नहीं था ऐसा कि भाई उलमा का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो कि रूलर्स जो है उससे गवर्न होते हो। तो इस केस में जैसे आप अभी तक ज्यादातर शासकों को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने अर्ली रूलर्स भी देखे हैं, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, फिर बाद में खलजीज का पीरियड आ जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, उसमें इतना कोई मेजर फॉर्मुलेशंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस नहीं हो पाए थे कि हम डिस्कस कर सके। हाँ, इल्तुतमिश के पीरियड से ऑनवर्ड से हम जो है ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो हम ये पाते हैं कि ये डिपेंड करता था कि कितना सुल्तान पावरफुल था। इफ द सुल्तान वाज वेरी पावरफुल, he kept the ulama at a distance, he kept the ulama at bay, he didn't allow them to rule much कि उनकी उनसे वो इतना ज्यादा गवर्न हो। हाँ, उलमा एज ए ग्रुप एग्जिस्ट करता था सल्तनत में भी। जब हमने उच्च वर्ग की भी बात की थी और ऐसी क्लास की बात की थी जो एलिट में आते थे, हमने उस क्लास की भी बात की थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जो सादात और सैयद और दस्तार बंदान और कुलहदारान कहलाते थे। ये उलमा का एक ग्रुप था। they were there so that they could apprise the sultan with regard to religious matters. उनका रोल था इस मामले में कि वो सुल्तान को जो है धार्मिक मामलों से अवगत कराते रहें। लेकिन कितना सुल्तान गवर्न होता है ये डिपेंड करता था उसकी अपनी पर्सनालिटी पर। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे, चाहे उसमें बलबन हो, अलाउद्दीन खलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक भी रहा हो, तो वो लोग they were not swayed by the influence of the ulama, they kept them at a distance। उन्होंने अपने हिसाब से गवर्न करने की कोशिश की है। तो इतना रूल हमको उस समय नहीं लिखता है। लेकिन जब आप फिरोज शाह का रूल डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे कि फिरोज शाह वाज not as strong as these rulers were, and he had come to the throne with the help of these ulama group, so he used to listen to their advice। तो यहाँ ये डिफरेंस आ जाता है। तो इस कनेक्शन में हम अगर देखते हैं तो हमको वैसा नहीं नजर आता कि ऐसी थियोक्रेटिक काइंड ऑफ स्टेट हो। इसमें लगता है कि हाँ, रूलर्स थे, वो अपनी पॉलिसीज बनाते थे, लेकिन उलमा का इन्फ्लुएंस उतना ही रहता था जितना, अगर रूलर बहुत स्ट्रांग है तो वो उतना उनको अलाउ नहीं करता था कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करें उसकी व्यूज को। अब इसमें आप सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि शरीयत या जो इस्लामी कानून है वो कहाँ कहाँ लागू होता है। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो हम पाते हैं कि जैसे जो अर्ली टर्किश सुल्तान का पीरियड रहा है उसमें एक्सपेंशन बहुत नहीं हो पाया। Till the time of Iltutmish and Balban also, you'll find कि they had under their control certain key areas, like the northwest frontier area was very important for them। पंजाब का जो एरिया आता है, उधर मुल्तान है, पंजाब है, ये फ्रंटियर रीजन में उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और गंगा जमुना दोआब एरिया, फर्टाइल रीजन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, स्पेन का कंट्रोल रहा। और कुछ एरियाज राजस्थान के, इसमें अजमेर मुख्य था उस वक्त, ग्वालियर का क्षेत्र। तो अगर आप स्टडी करेंगे आप पाएंगे कि मोस्टली अर्ली टर्किश सल्तनत पीरियड में उनका कंट्रोल इन्हीं रीजन्स तक ज्यादातर कन्फाइंड रहा है, एंड देयर वर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट।
and like because of the Mongol invasions also they could not expand further. मंगोलों के आक्रमणों के कारण भी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया, तो पूरा हिंदुस्तान उस वक्त उनके कंट्रोल में नहीं था। और अगर कुछ एरियाज उन्होंने कॉन्कर भी किए थे, तो उनमें बहुत से एरियाज ऐसे भी थे जिनमें वो लोग कॉन्कर करके और फिर सब्जुकेटेड रूलर के अंडर में उसको छोड़ देते थे। इफ द रूलर एक्सेप्टेड देयर सुवरेनिटी, तो और कुछ कंडीशंस के साथ एग्रीमेंट करके वो उस एरिया को उसके ही गवर्निंग के लिए छोड़ देते थे। दैट वाज इजी फॉर देम, एक सब्जुकेटेड रूलर वहां रहे जो उनका नेता स्वीकार करे और उनको ट्रिब्यूट पे करे। तो ऐसे भी एरियाज थे। कहने का मतलब ये है कि इन एरियाज में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपना रूल कंटिन्यू किया, तो इन क्षेत्रों में तो वही रूल्स लागू रहे जो लोकल रूलर्स फॉर्मुलेट करते रहे, उनमें वही रूल लागू रहे। और देयर वाज अ लार्ज एरिया दैट वाज द रूरल एरिया। जो एक रूरल एरिया था जिसमें गांव आते हैं, उनमें इन मेनी ऑफ द रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द केसेस वर डिसाइडेड बाय द पंचायत, कि ज्यादातर गांव में पंचायत द्वारा ही केसेस डिसाइड होते थे। अक्सर सिविल केसेस जो है वो पंचायत के लेवल पे डिसाइड हो जाते थे। और आप अभी भी देखेंगे कि गांव में पंचायत का बहुत रोल है। तो मुख्यतः गांव में भी ऐसा होता था। जहां जहां शरीयत का लागू होना है, तो मेजर जो सिटीज थी, जो मुख्य टाउन थे या मेजर सिटीज थी, कैपिटल है, वहां शरीयत लागू करते थे। जहां कोई कानून बनाना हो, लागू करना, वहां शरीयत वो लोग लागू करते थे। स्पेशली क्रिमिनल केसेस में भी ऐसा होता था। लेकिन इसके बावजूद हम पाते हैं कि स्टेट लॉज भी बनाए जाते थे, जिनको जवाबित कहा जाता था। जवाबित जो स्टेट लॉज, स्टेट के कानून भी बनाए जाते थे, बिकॉज when Islam came to India, it had to modify itself to suit the Indian conditions. बहुत सी चीजों में उनको एडजस्ट करना पड़ा और बहुत सी चीजों को उनको मॉडिफाई करना पड़ा। इसके डिपार्चर्स हमको बहुत पहले से मिलते हैं। जैसे सिंध में भी जब अरबों की हुकूमत रही, जब अरबों ने सिंध रीजन को कॉन्कर कर लिया था, बहुत सी चीजें ऐसी थी कि उनको इस्लामिक लॉ को उसको चेंज करना पड़ा। जैसे तभी वहां जब उनको ये बताया गया कि ब्राह्मण्स वर द लर्नेड पीपल, so they were exempted from paying the jizya. इसी तरह से those people who were converted to Islam and later on when they went back to their religion, that was known as apostasy. Apostasy की सजा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट थी इस्लामिक कंट्रीज में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। जब बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट थे जिन्होंने पहले कन्वर्ट हुए, फिर वापस दे वेंट बैक टू देयर रिलीजन, तो apostasy को कैपिटल ऑफेंस नहीं कंसीडर किया गया। और जो नॉन मुस्लिम फेस्टिवल्स थे, दे वर अलाउड टू सेलिब्रेट। तो कुछ डिपार्चर्स थे। तो ऐसे डिपार्चर्स इवन सल्तनत पीरियड में भी कंटिन्यू रहे। जैसे मैंने गांव की बात की, रूरल एरियाज में इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो लोकल कस्टम्स होती थी या उनकी कम्युनिटी के जो लॉज होते थे, जो रूल्स होते थे, दे वर मोर गवर्न्ड बाय दोज लोकल कस्टम्स एंड द कम्युनिटी रूल्स, वो फॉलो किया जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि ये ऐसा नहीं था कि पूरे मुल्क में शरीयत कानून जो है वो लागू किया गया हो। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि उस वक्त बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, they were not under the control of the sultan. जैसे बंगाल, you will find most of the time बंगाल remain independent, क्योंकि it was a very far flung area. इवन गुजरात भी जाके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कॉन्कर होता है, नेक्स्ट होता है बहुत समय तक। इवन गुजरात जैसा एरिया भी, और इसके अलावा और दक्कन का एरिया है, दक्षिण का एरिया है, वो भी सब जाके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कॉन्कर किए जाते हैं। इन राज्यों पे उनका कंट्रोल नहीं था। मेजर चेंजेस जो आते हैं वो फिर खिलजी पीरियड ऑनवर्ड्स से है, कॉन्कर्स के बाद, एक्सपेंशन के बाद आते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि शरीयत पूरे मुल्क में उस वक्त लागू नहीं थी। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने ये देखा होगा कि whenever a sultan ascended the throne, he used to take permission from the caliph. ये तो देखा होगा आपने, पूरे सल्तनत पीरियड में ये चीज चलती रही है कि कभी जो सुल्तान जब वो पावर में आया है तो उसने परमिशन जो है वो खलीफा से ली है। बगदाद में हालांकि वो नाम मात्र के ही रह गए थे, लेकिन
रिलीजियस सैंक्शन जो एक तरह से था वो लिया करते थे उनसे। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज फिर क्या थी जब रिलीजियस सैंक्शन वो लोग लेते थे। आप ये चीज देखेंगे कि जो सुल्तान थे, जो अर्ली पीरियड है जिसमें आप देखेंगे स्लेव्स ज्यादा थे, डायनेस्टी स्टार्टिंग उन्हीं से हुई है। हालांकि ये रूल था कि दोज हु वर मैन्युमिटेड दे बिकेम सुल्तान, कि आजाद जिनको कर दिया गया वो फिर सुल्तान बन गए। लेकिन फिर भी दे नीडेड समथिंग टू लेजिटिमाइज देयर अथॉरिटी। फिर भी उनको एक ऐसी चीज चाहिए थी कि जो लोगों के बीच वो अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमाइज कर सके, सैंक्शन कर सके। और रिलीजन से बेहतर कोई चीज नहीं थी कि उनको लगती थी कि धार्मिक तौर पे अगर उनको जो है परमिशन मिल जाएगी खलीफा से तो वो लोगों के बीच एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि ये वो ही चीज थी कि उनके अंदर वो भावना थी कि हाँ हम उससे स्लेवरी से आए हैं, दास्ता थी। तो वो चीज आपको इवन बलबन में और ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि जब आप बलबन की थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो वो आपको और बेहतर तौर पे नजर आता है कि किस तरह से बलबन ने जो है वो इस चीज पे बहुत जोर दिया और वो अपनी लीनियज जो है वो पर्शिया के किंग अफरासियाब से रिलेट करता था। और सिर्फ इसीलिए ताकि लोग ये समझ सके कि वो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड का है। तो इट वाज मोर अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक और अ पॉलिटिकल गिमिक दैट यू कैन से, कि ज्यादा जो है वो कूटनीतिक कारणों से ऐसा किया गया, ना कि रिलीजियस कारणों से। इसका कारण धार्मिक नहीं होके राजनीतिक ज्यादा था, ताकि वो लोगों के बीच अपनी अथॉरिटी को सैंक्शन करा सके और वो पॉपुलर हो सके कि खलीफा ने कह दिया। और दूसरी चीज इसी कनेक्शन में ये है कि जो भी रूलर एक बार शासक जो बन जाता था उसके बाद ही वो परमिशन लेता था। कभी ऐसा नहीं मिला होगा कि उसने पहले किसी से पूछा हो कि भाई मैं शासक बन जाऊं। once they ascended the throne, only after that they needed the sanction of the religious authority. आपने ये चीज मुगलों के कनेक्शन में नहीं देखी होगी। मुगल रूलर्स ने कभी किसी ऐसे धार्मिक अथॉरिटी का सैंक्शन नहीं लिया। क्यों? The reason was that the Mughals were very proud of their ancestry. मुगल शासक जो हैं उनको अपने एंसेस्ट्री पे बड़ा गर्व था, क्योंकि वो एक लड़ाकू जनजाति से थे। और वो बहुत प्राउड फील करते थे, बहुत गर्व फील करते थे कि हाँ हम तो चंगेज के और तैमूर के वंशज हैं। So they didn't need such legitimacy. उनको इस तरह की लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं थी, वो सैंक्शन कर सके उनकी अथॉरिटी को। तो इसीलिए आप ये डिफरेंस देखेंगे मुगल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में, ये डिफरेंस रहा है। और एक बार ये प्रथा कायम हो गई तो इसको तोड़ा नहीं गया। आगे के रूलर्स ने भी ज्यादातर ने कंटिन्यू रखा है। फिर बाद में जाके खत्म हुई है, लेकिन बहुत हद तक ये धीरे 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 चलती रही। ये फॉर्मल प्रैक्टिस बन गई थी। इट वाज जस्ट अ फॉर्मल प्रैक्टिस। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि क्यों वो लोग ऐसे संचित लेते थे। ठीक है। अब जहां तक इसका सवाल है कि कैसे वो लोग गवर्न करते थे और कहाँ तक उलमा की इन्फ्लुएंस से वो गवर्न होते थे, इसमें आप अपवाद देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड का तो हमको इतना मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि बहुत कम अरसा है। लेकिन इल्तुतमिश के पीरियड में एक अपवाद है और वो आप सब जानते हैं। और वो जो अपवाद है वो ये है कि जिस तरह से उसने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट किया सक्सेशन के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि उस वक्त ये ट्रेडिशन नहीं था और इस्लामिक ट्रेडिशन तो बिल्कुल ही नहीं था। तो ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट ही गया कि जिस तरह से उसने अपनी लड़की को नॉमिनेट किया और मेल एयर होते हुए, लड़कों के होते हुए ऐसा किया। और ऐसा करने से पहले भी इल्तुतमिश ने उलमा से कोई सैंक्शन नहीं लिया। It is only after that that once he has nominated Razia, then he informed the ulama. ऐसा डिसीजन ले लेने के बाद ही इल्तुतमिश ने उलमा को इन्फॉर्म किया ऐसा किया। तो यहाँ आप देखेंगे देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो इस विषय में हम ये कह सकते हैं कि हाँ इल्तुतमिश जो है उसके पीरियड में ऐसा नहीं था, या हमको उसके पीरियड में भी जवाबित या स्टेट लॉज के रेफरेंस मिलते हैं कि सुल्तान जो है वो टाइम टाइम पे जो बनाते रहते थे रूल्स।
उसका रेफरेंस भी मिलता है। इसके बाद जैसे बलबन का पीरियड, तो मैंने आपको बताया कि बलबन की भाई आपने पढ़ी होगी, लॉ और रक्त की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जो कही जाती है, तो एक ऑटोक्रेटिक रूलर के रूप में उसको जाना जाता है, ना कि एक रिलीजियस रूलर के रूप में। वो ऑटोक्रेटिक ज्यादा था, जो वो सही समझता था वो करता था। उसकी पूरी अगर आप छवि देखेंगे बलबन की, तो इस तरह की नहीं है कि जिसमें कहीं आप ये पाएंगे कि बहुत ज्यादा रिलीजन ने इन्फ्लुएंस किया हो बलबन को। मतलब यही था कि पूरे रूल में वो सशक्त रूलर रहा है, जो उसको ठीक लगा, जो नीति उसको ठीक लगी वो उसने अपनाई है, ठोस नीति उसने अपनाई है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है सल्तनत को। फिर आगे आके जो मैंने कहा कि खलजी पीरियड में बहुत चेंजेस आते हैं, और अलाउद्दीन खलजी भी एक इंडिपेंडेंट मोनार्क के रूप में आता है। उसका जैसे मैंने कहा कि इनके कोई रेफरेंसेस हमको सोर्सेज में इस तरह से नहीं मिलते हैं कि हम रिलीजियस पॉलिसी को डिस्कस करें, मगर जिस तरह से बर्नी ने अलाउद्दीन खलजी के पीरियड के बारे में जो बातें रिकॉर्ड की हैं, उनसे ये नजर आता है कि जैसे कि उसने एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया है अलाउद्दीन खलजी का काजी मुगीस, जो बयाना के काजी थे, उनके साथ एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया है बर्नी ने, कि कैसे एक बार काजी मुगीस जो थे बयाने के, उनको अलाउद्दीन खलजी ने अपने पास बुलवाया और उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली वो चीजें जो गवर्निंग को लेके हैं, कि क्या मैं एक ऐसे रूलर की तरह की जो इस्लाम का पालन करता हूँ ऐसे इस तरह से गवर्न कर रहा हूँ या नहीं गवर्न कर रहा हूँ। तो पहले तो काजी ने कहा कि भाई अगर मैं सच बात कहूंगा तो आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन जब अलाउद्दीन ने ये एश्योरेंस दी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो काजी ने ये कहा कि नहीं आप इस्लाम के हिसाब से गवर्न नहीं कर रहे हैं, और उसका एक लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन है। लेकिन जो एंड है उसका वो इस बात पे होता है कि लास्ट में काजी ये कहते हैं कि बट यू आर फ्री टू गवर्न एज पर योर नीड्स, की जिस तरह से आप जो नीति बनाते हैं उसके हिसाब से गवर्न करने के लिए आप फ्री हैं, कि प्रशासनिक नीतियां जो आप बनाते हैं वो आप कर सकते हैं, कि मतलब एज ए रूलर यू आर फ्री टू गवर्न लाइक यू वांट एज पर योर नीड्स एज पर योर पॉलिसीज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। चाहे ये स्टेटमेंट हो सकता है कि ये स्टेटमेंट जो है कंकॉक्टेड भी हो, क्योंकि हम बर्नी को पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बर्नी अपनी मर्जी से भी डाल देता है, कि पुट वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ हिज कैरेक्टर्स। लेकिन अगर ऐसा भी है तो फिर भी बर्नी की भी सोच यही है कि एक रूलर को इस तरह से गवर्न करना चाहिए जैसे वो चाहता है, जो वो पॉलिसी बनाए अपनी नीड्स के हिसाब से, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, यानी कि उसको ऐसे गवर्न करना चाहिए। तो यही एक इंसिडेंट हमको जो है वो अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे मिलता है। तो इसके अलावा बाकी रूलर्स में हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो बर्नी से भी मिलती है और हमको इब्ने बतूता वगैरह से भी मिलती है। इब्ने बतूता तो कई साल मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहा, उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो बर्नी का जो स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है वो ये है, वो कहता है कि सुल्तान जो है वो रिलीजन का और फिलोसफी का एक बड़े कॉशियस स्टूडेंट था। ही वाज अ वेरी कॉशियस स्टूडेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी। वो कहता है कि बहुत अत्यंत सावधान विद्यार्थी था, मतलब उसने फिलोसफी भी पढ़ी थी, वो मजहब के बारे में जानता था, और बर्नी ये भी कहता है कि उसको हर तरह की धार्मिक मनोवृत्ति का ज्ञान था। Means he knew about every religious attitude, whether it was skepticism, whether it was atheism, कि जो संशयवाद होता है skepticism, या जो नास्तिकवाद है, he said he had experience of all that, यानी उसको सब तरह के जो religious attitude होते हैं उनकी जानकारी थी। और then he says that at the end it was the reason that was mainly, his thoughts were based on reason, कि अंततः जो है बुद्धिवाद जो है उसके विचारों का आधार बना। मतलब ये कि कहने का जो अगर सिंप्लीफाई करें कि बिना रीजन के, बिना लॉजिक के अप्लाई किए बिना वो किसी चीज को अप्लाई नहीं करता था एज पर एज रिलीजन वाज कंसर्न। रिलीजन में जैसे मैं आपसे कल भी कह रही थी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है रिलीजन में जिनमें कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं,
कई लोग उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसमें सब लोग एक मत हो, तो सबका विचार अलग अलग हो सकता है। तो उसी को लेके है कि भाई उसने भी वो बहुत सी चीजें which were pertaining to religion, he was not ready to accept them without reasoning। तो जिसका बर्नी जो है वो एक उदाहरण भी देता है, और वो कहता है, मतलब वो कहता है कि जैसे कि इस तरह की चीजें, जैसे ऐसा लगता था कि he had lost faith in God, जैसे कि उसने जो क्रिएटर है उसके प्रति जो है विश्वास खो दिया था, उसने प्रॉफिट जो लास्ट प्रॉफिट थे उनके प्रति विश्वास खो दिया था, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा था नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग अभी मजहब को लेके कोई रीजनिंग करने लग जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे हट गया है। ये तर्क करना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप तर्क करके उसको समझते हैं। तो यही शायद मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी था कि वो तर्क के साथ चीजों को समझना चाहता था। क्योंकि कई उलमा ये कहते थे कि जैसे लगता है कि उसने जो है अंतिम पैगंबरी को चुनौती दी थी, यानी कि लास्ट प्रॉफिट कौन थे उसके बारे में उसने डिस्कस किया होगा, जानने की कोशिश की होगी। लेकिन इसका ये अर्थ हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि उसने मजहब के प्रति विश्वास खो दिया था। इसलिए कि हमको जो और भी रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे कि इब्ने बतूता से रेफरेंस मिलता है कि वो कहता है इब्ने बतूता कि वो लगातार पब्लिक से ये कहता था कि जो इस्लाम की जैसे 5 चीजें मुख्य हैं जिनमें नमाज जो है वो अनिवार्य है, फर्ज है, यानी जरूरी है। तो वो लोगों से इस बात का आग्रह किया करता था कि नमाज पढ़नी चाहिए, और वो इस बात पे भी जोर देता था, बल देता था कि नमाजें सामूहिक रूप से पढ़ी जाएं, यानी जैसे जो कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स जिनको कहते हैं, यानी जमात जो इकट्ठा होके लोग पढ़ते हैं नमाज, उनके लिए वो कहता था कि अगर कोई नमाज ना पढ़े तो उसको दंड दिया जाए, पनिश किया जाए। तो यानी कि वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं था। और ये भी एक ऑथर अलुमरी लिखता है कि वो उसके मजलिस में, उसकी मीटिंग्स में उलमा उपस्थित रहते थे, और उनमें से वो लोगों को कहता था कि वाद विवाद के लिए जो है वो डिस्कशन के लिए वो कोई सब इशू या सब्जेक्ट करें, और उनको आमंत्रित आमंत्रित करता था कि वो लोग आपस में वाद विवाद करें, और वो दूसरों से भी कई विषयों को लेकर डिस्कशन करता था। यानी इस बात का सार ये निकलता था कि वो रिलीजियस डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करता था। ही आल्सो यूज्ड टू इंडल्ज इन रिलीजियस डिस्कशंस। जैसे एक चीज है कि आप अकबर के बारे में जाके ये बातें पढ़ते हैं, हमको लगता है कि जैसे कि अकबर वाज द फर्स्ट मोनार्क टू इंडल्ज इन रिलीजियस डिस्कशंस। ऐसा नहीं है, ये हिस्सा थे इन सब चीजों के। कि बहुत से मोनार्क की परंपरा रहेगी है कि बहुत से रूलर जो हैं वो इस तरह के धार्मिक डिस्कशंस किया करते थे, फिलोसॉफिकल डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशंस हुआ करते थे। एंड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ देम, कि जो इस तरह के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करता था और विचारों का खंडन भी करता था लोगों के। और उसके बारे में लिखा है, इब्ने बतूता कहता है कि मैंने खुद देखा है कि रोजाना सुबह की नमाज के बाद, जो फजर की नमाज कहलाती है, उसके बाद वो जो है फिलोसॉफिकल विषयों पर वाद विवाद करता था। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो लिखता है कि ये वाद विवाद सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं था, गैर मुस्लिम विद्वान भी उसमें भाग लिया करते थे। यानी कि ये परंपरा बहुत पुरानी है रिलीजियस डिस्कशंस की, और उसमें हर तरह के लोग, अन्य धर्मों के लोग भी पार्टिसिपेट किया करते थे। ये हमको मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड से पता चलता है। इसके अलावा इसामी लिखता है और इब्ने बतूता फर्दर लिखता है कि वो योगियों से भी व्यक्तिगत तौर पर वाद विवाद किया करता था, यानी योगी भी उसकी असेंबलीज में रहते थे। और हमको इस तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं कुछ, जिनसे ये पता चलता है कि स्पेशली जैन स्कॉलर्स से उसके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। और एक स्कॉलर उस वक्त के जैन स्कॉलर्स का नाम आता है जिसमें नाम है जिन प्रभसूरी का। ये बहुत बड़े जैन स्कॉलर थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के कहते हैं उनसे घनिष्ठ संबंध थे, और काफी डिस्कशन उनसे किया करता था। इसके अलावा वो पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसके बारे में रेफरेंस मिलता है कि वो होली में पार्टिसिपेट किया करता था, लोगों के साथ होली मनाया करता था, उसका रेफरेंस मिलता है। इसके अलावा भी जो रेफरेंस मिलते हैं उसमें ये है कि वो उसने शत्रुंजय मंदिर जो है जाके खुद देखे थे, और उसने कुछ ऐसे एक्ट परफॉर्म किए
जो कहते हैं कि जैन लोग भी परफॉर्म करते थे, तो यानी उसको बहुत सी बातें जैन्स के बारे में मालूम थी, जैसे कि ये जाहिर है कि उसने डिस्कशंस किए। और उसने साधुओं को रहने के लिए धर्मशाला भी बनवाई, इसका उल्लेख मिलता है, उसका शाही मोहर लगा हुआ फरमान है। इसके अलावा एक भाटीगढ़ इंस्क्रिप्शन है। भाटीगढ़ इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमको ये भी मालूम होता है कि उसने एक गोमठ की निर्माण की योजना भी शुरू की थी, उसको घोषणा की थी कि गोमठ बनवाया जाए। तो शायद यही रीजन है कि फिरोज शाह के टाइम में, फिरोज शाह ने अपनी जो किताब लिखी है फुतुहात फिरोज शाही, उसमें उसने एक चीज का भी उल्लेख किया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उस वक्त ऐसा था जो है वो धार्मिक स्क्रिप्चर्स जो है उनको नहीं मानता था, उसमें विश्वास नहीं रखता था। तो इससे ये आभास होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में बौद्धिक स्वतंत्रता थी, यानी कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जिसको हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम थी, लोग स्वतंत्र थे डिसाइड करने के लिए या अपने रिलीजियस व्यूज प्रेजेंट करने के लिए, जो एक बहुत बड़ी बात है उस वक्त में। तो इतना ही, अभी हो सकता है ये टाइम खत्म हो जाए, 45 मिनट्स ही होते हैं, तो इतना ही डिस्कशन हम उस पर कर सकते हैं जो अली सुल्तान से उनकी या फातिह सुल्तान से उनकी पॉलिसीज पे। तो इससे ये निष्कर्ष यही निकलता है कि हमको ये नहीं लगता कि सल्तनत जो है वो एक theocratic काइंड ऑफ स्टेट थी। इट सीम्स दैट इट वाज अ मोनार्किकल काइंड ऑफ अ स्टेट। कि सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत जो है वो एक राजतंत्र थी। और जैसे कि राजतंत्र होता है कि राजतंत्र में राजा प्रधान था, मुनाफ जो है he had a supreme position because he was all in all, he was the chief commander of the army, he was the chief lawgiver, कानून या उसमें भी उस अपर हैंड राजा का रहता था। तो एक मोनार्किकल काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी। और जहां तक रिलीजन का सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये डिपेंड करता था कि सुल्तान की पोजीशन कैसी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सुल्तान है तो उसकी नीतियां जो है प्रशासनिक नीतियों के हिसाब से वो कार्य करता था। और अगर वो वीक है, जैसे कि सुल्तान फिरोज शाह के समय में मैंने कहा हुआ, तो उलमा का इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर ज्यादा रहा। अब आप बताइए, आपको कुछ पूछना है? हेलो, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।